हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अगला किताब शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी। लेकिन उसके पहले हम कुछ बातें जानेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे देखिए, पहले पॉलिटी, जिसका मतलब होता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटिक्स, जिसका मतलब होता है राजनीति। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जिसका मतलब होता है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। चलिए देखिए, यह जो किताब है एक तरह से आपका राजनीति विज्ञान, यह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि बच्चों को कम समझ में आता है। तो हम शुरू करने वाले हैं अब इसको, और पूरी तरह से हर एक चैप्टर आपको पूरा दिया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। तो आराम से पढ़िएगा बिना किसी टेंशन का। एग्ज़ाम में नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए देखिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस तीनों में डिफरेंस समझिए। देखिए, राज्य व्यवस्था क्या होता है या पॉलिटी क्या होती है? किसी देश की शासन व्यवस्था को समझना, यानी किसी देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से कानून लागू होते हैं, उसकी सरकार कैसे चलती है, उसको समझना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है या पॉलिटी कहलाता है। क्या? किसी देश के शासन व्यवस्था का अध्ययन, यानी उस देश में किस प्रकार के नियम कानून है, किस प्रकार का संविधान है, कैसे सरकारें चलाई जाती हैं, राष्ट्रपति किस प्रकार से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। ठीक, यह सभी पॉलिटी होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं किस प्रकार से चुने जाते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, यह अन्य देशों से अलग हो सकती है। ठीक, अन्य देशों से अलग हो सकती है। तो यह किसी देश के अंदर होता है, किसी देश के बारे में चुना जाता है। लेकिन राजनीति ध्यान दीजिए, पॉलिटी समझ आ गया, राज्य व्यवस्था। अब पॉलिटिक्स, राजनीति क्या होती है? देखिए, किसी व्यक्ति का सत्ता में आना और उस सत्ता का उपयोग करना, यानी किसी व्यक्ति का सत्ता में आना, किसी व्यक्ति का सत्ता में आना और उसका उपयोग करना, कहने का मतलब है कि वह किस प्रकार से उसको संचालित करता है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति सत्ता में कैसे आता है? चुनाव द्वारा, चुनाव की प्रक्रिया से। तो वह जब सत्ता में जाएगा तो उसके पास कुछ शक्तियाँ आएंगी, चाहे वह सांसद बने, विधायक बने या मिनिस्टर बने। ठीक, और इसके पास कुछ शक्तियाँ आती हैं, तो उस शक्तियों का किस प्रकार से उपयोग करता है वह कहलाता है राजनीति। आप लोग आम बोलचाल की भाषा में समझते होंगे, राजनीति ज़्यादा बोलते होंगे, पॉलिटिक्स। ठीक, तो पॉलिटिक्स होता है किसी व्यक्ति का सत्ता में आना, चाहे जिस विधि से आए, वह चुनाव प्रक्रिया से आए, चाहे जैसे आए, सत्ता में आकर उस शक्तियों का उपयोग करना क्या कहलाता है? राजनीति या पॉलिटिक्स। ठीक, अब राजनीति विज्ञान क्या है? अब देखिए, राज्य व्यवस्था क्या थी? किसी देश की शासन व्यवस्था थी। लेकिन जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान है, यह सभी देशों पे एक तरह से हम बात करें कि उन कानून, यानी इनके शासन व्यवस्था, इनके कानून से लेकर कैसे सिद्धांत होते हैं, यानी बड़े बड़े महान विचारकों ने या फिर
राजनीति शास्त्र के ज्ञानी लोग जो थे उन्होंने कैसे विचारधाराएं दी, व्यक्ति की कैसे सिद्धांत दिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान। यानी इसमें हम शासन व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। देखिए फिर से समझिएगा एक बार, पॉलिटी किसी देश की शासन व्यवस्था है, वहाँ का किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है वो उसका अध्ययन। पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति, यानी किसी व्यक्ति का शासन व्यवस्था में आना, यानी सत्ता में आना और उसके बाद उसका उपयोग करना, यानी उसकी शक्तियों का उपयोग करना। पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान क्या होता है, इसमें हम शासन व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का। तो चलिए देखिए, इतना समझ आ गया, यह आपके मन में हमेशा रहता है, ये डाउट रहता है सबका, यह क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कीजिए। हो गया, लिख चुके, चलिए देखिए, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, देखिए समझिएगा, यह आपका पहला चैप्टर है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है सत्ता की साझेदारी का मतलब। जैसे देखिए, सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य यह है कि किसी देश की शासन व्यवस्था में कई सारे समूह, यानी जितने भी समूह है उस देश में, जैसे कम वर्ग वाले भी होते हैं, जैसे किसी देश में ज़्यादा उनकी मात्रा होती है, यानी उनकी संख्या ज़्यादा आती है, किसी देश में कम होती है। तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, बहुसंख्यक क्या होते हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो, और अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम हो, ठीक, वे लोग। और उसके बाद ऐसे अलग अलग समाज और समुदाय के लोग जो उनकी सत्ता में भागीदारी बनती है, यानी उनका हिसाब से, यानी वो भी सत्ता में भागीदारी लेते हैं, वह भी कानून बनाने के लिए, यानी सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उन्हें भी इसमें भाग दिया जाता है कि सरकार वह भी चुने। तो वही कहलाती है सत्ता की साझेदारी, ठीक। देखिए समझिएगा इतना कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, किसी देश में किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग समुदाय से, यानी अलग अलग समुदायों की भागीदारी हो, यानी सभी समाज में जितने, यानी उस देश में जितने भी समुदाय उपस्थित हैं सभी की भागीदारी हो, वह कहलाता है सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब चलिए हम इसको परिभाषा लिखते हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी का परिभाषा लिखते हैं। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा
समाज के सभी वर्गों कामा स्तरों पर समान रूप से हो जिससे उनके बीच टकराव और संघर्ष न हो, जिससे लोकतंत्र मजबूत बना रहे। देखिए, समझिएगा कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शक्तियों का बंटवारा समाज के विभिन्न समुदाय वर्गों के बीच हो, और अलग अलग स्तरों पर भी होता है, अलग अलग वर्गों के बीच होता है। कहने का मतलब कि सभी की भागीदारी होती है। हर वर्ग से सभी लोग चुनाव जीत कर जा सकते हैं। हर वर्ग चुनाव करने के लिए या फिर मतदान करने के लिए भागीदारी होता है, उसमें भाग लेता है। अपनी सरकार चुनने के लिए वह स्वतंत्र होता है। यही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। यह ज़रूरी क्यों है? यह ज़रूरी इसलिए है कि सत्ता की साझेदारी से उनके हितों के बीच या फिर उनके बीच टकराव नहीं होता। जैसे देखिए, दो समाज है, जैसे हम भारत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, कई सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई आप जानते हैं। तो यदि हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, यदि सरकार हिंदुओं को देखकर कानून बनाने लगे, उन्हें आगे बढ़ाए क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो सोचिए कि जो बाकी पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो कम जनसंख्या वाले वर्ग हैं, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो हिंदू और उनके बीच टकराव होने लगेगा बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा, लोकतंत्र की मजबूती को नुकसान होगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए या फिर यह न हो, यानी इनके बीच में टकराव न हो, संघर्ष न हो, उसको कम करने के लिए सभी को सत्ता में समान भागीदारी दी जाती है। सभी लोग के लिए सभी व्यक्ति एक वोट देते हैं। उसके बाद अपने सरकार चुनने के लिए वह स्वतंत्र होते हैं। वह अपने मन से, अपने हिसाब से जिसको चाहें उसे चुन सकते हैं। ठीक, तो यही होती है सत्ता की साझेदारी। तो इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस बात को समझिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है यह, यहाँ से आपका पूरा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं क्यों जरूरी है। आपने यहाँ ऊपर पढ़ा कि उनके बीच क्या हो, टकराव और संघर्ष न हो, जिससे लोकतंत्र क्या रहे, मजबूत रहे। ठीक, तो पहला क्या है, समाज के सभी वर्गों की सत्ता में भागीदारी, यानी पहला भागीदारी हो। पहला रीजन क्या है कि समान रूप से उनका भागीदारी हो, यानी समाज के सभी वर्ग की सत्ता में भागीदारी हो समान रूप से। दूसरा रीजन, बहुसंख्यक का प्रभुत्व न हो पाए। अब बहुसंख्यक क्या मतलब क्या है? जैसे देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, उसके बाद मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम की अपेक्षा में कौन बहुसंख्यक है? हिंदू। ठीक, हिंदू और मुस्लिम की तुलना में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। और अल्पसंख्यक मुस्लिम। ठीक, तो यानी जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? बहुसंख्यक। यानी इनका प्रभुत्व ना हो, यानी ज़्यादातर इनकी जनसंख्या है, तो ऐसा ना हो कि यही सत्ता में साझेदारी में ज़्यादातर भागीदारी ले, इनकी सरकार बने। ठीक, इनके ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इन्हें छूट मिले, ऐसा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए। तीसरा देखिए, समाज के वर्गों के बीच
टकराव व संघर्ष को रोकना। चौथा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। यह सभी रीजन है जिसके कारण सत्ता की साझेदारी जरूरी है। समझ गए? इसको नोट कीजिए। यहाँ नीचे का नहीं लिख रहा, 3 ठो लिखे। समाज के वर्गों के बीच टकराव व संघर्ष को रोकना, उसको अभी ऊपर लिख दें। चलिए देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। समाज के सभी वर्गों स्तरों पर समान रूप से शक्तियों का बंटवारा हो ताकि उनके बीच टकराव और संघर्ष न हो, जिससे लोकतंत्र मजबूत बना रहे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? समाज के सभी वर्गों का सत्ता में भागीदारी हो, बहुसंख्यकवाद का प्रभुत्व न हो, समाज के वर्गों के बीच टकराव व संघर्ष न हो, उसके बाद लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। हो गया इसको? तीन हो गया। चौथा नंबर, लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश के प्रभुत्व, स्थिरता व अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए छठवां नंबर, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश के प्रभुत्व, स्थिरता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद इसमें आ जाएगा जैसे समाज के और राजनीति, यानी सामाजिक और राजनीतिक टकराव को रोकना। यानी समाज में यदि यदि बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक को दबाना चाहता है, अपनी सरकार लाना चाहता है, तो इससे टकराव होगा, उनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न होगा, उसी को रोकना। ठीक, समझ गए? तो ये है आपके सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ गए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है समझ गए। ठीक, इसको नोट कीजिए। चलिए,
देखिए, जो फ्लेमिश बोल क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, इनकी जनसंख्या 59% थी और भाषा कितने कैसी थी? डच भाषा। बेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 40% थी, इनकी भाषा कितनी थी? सॉरी, कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा। 1% लोग जो थे वो जर्मनी भाषा बोलते थे या सभी क्षेत्रों में पाए जाते, मतलब 1% तो बहुत कम जनसंख्या में थी। ठीक, अब देखिए, फ्लेमिश, बेलोनिया और उसके बाद ब्रुसेल्स, ये 3 नाम याद रखना है। फ्लेमिश जो है इसका उत्तरी हिस्सा है, बेलोनिया दक्षिणी हिस्सा है, ब्रुसेल्स जो है फ्लेमिश क्षेत्र में स्थित है। यह क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी? बेल्जियम की। ठीक, बेल्जियम की राजधानी है। यह कहानी आपको समझ आ गया। अब देखिए, इनमें बहुसंख्यकवाद कौन सा, यानी बहुसंख्यक कौन सा है, यानी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो। तो देखिए, फ्लेमिश क्षेत्र में 59% लोग कौन रहते हैं? डच भाषी लोग, यानी डच भाषी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। और बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं फ्रेंच भाषी लोग, यानी ये इनकी जनसंख्या 40% है। ठीक, तो देखिए, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वह बहुसंख्यक है। इनकी जनसंख्या देखिए 59% है ना, तो ये क्या है? बहुसंख्यक। ये अल्पसंख्यक। ठीक, ये बहुसंख्यक और ये अल्पसंख्यक। और जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग की तो संख्या बहुत ही कम है, 1%, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम बहुत कम। ठीक, तो समझ गया ना। फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले 59% डच भाषा, बेलोनिया क्षेत्र में फ्रेंच भाषा 40%, जर्मनी मतलब जर्मन भाषा बोलने वाले, जर्मनी नहीं जर्मन भाषा, ठीक, 1%। फ्लेमिश, ब्रुसेल्स और उसके बाद बेलोनिया। ठीक, फ्लेमिश जो है उत्तरी हिस्सा है, बेलोनिया जो है दक्षिणी हिस्सा है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है बेल्जियम की। अब चलिए देखिए इसके आगे कहानी होती क्या है, इसमें इतना नोट कीजिए पहले। चलिए अब हम इसके आगे लिखना शुरू करते हैं। अभी तो आपने समझा, अब इसको हम लिखते हैं कि पेपर में आ गया तो कैसे लिखेंगे बेल्जियम के बारे में। चलिए देखिए, बेल्जियम, इसके बारे में हम देखिए, बेल्जियम लिखना शुरू करेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या हरियाणा राज्य की जनसंख्या के करीब आधी है। यानी इतना छोटा सा देश है कि इसकी जो जनसंख्या है हमारे देश के हरियाणा राज्य के जनसंख्या की भी आधी जनसंख्या है, आधी है। बेल्जियम की
सीमाएं जर्मनी, फ्रांस, कामा लक्सम जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग से लगती है। बेल्जियम में फ्लेमिश क्षेत्र में 59% जनसंख्या रहती है जो डच भाषा बोलती है। डच भाषा बोलती है तथा बेलोनिया क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है जो कौन सी भाषा बोलती है? जो फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक, फ्रेंच भाषा बोलती है तथा बेल्जियम की 1% जनसंख्या जर्मन भाषा बोलती है। समझ गए? इसको लिखिए। तो देखिए, जनसंख्या जो है 59% किधर रहती है? फ्लेमिश क्षेत्र में, डच भाषा बोलने वाली है, यानी डच भाषा बोलती है। ठीक, उसके बाद 40% बेलोनिया क्षेत्र में रहती है जो फ्रेंच भाषा बोलती है, और 1% जनसंख्या जर्मन भाषा बोलती है। नोट कीजिए इसको। चलिए, समझ गए इतना? अब देखिए, इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 20% डच भाषी तथा 80% फ्रेंच भाषी लोग थे। फ्रेंच भाषी जनसंख्या थी। अब समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। देखिए, पूरे बेल्जियम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कितने प्रतिशत हैं? 59% लोग क्या है? डच है, यानी कि बहुसंख्यक कौन है पूरे बेल्जियम में? 59% डच है। डच कौन है? बहुसंख्यक है पूरे बेल्जियम में। लेकिन उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में ध्यान दीजिए केवल 20% ही डच भाषा वाले लोग हैं, यानी पूरे बेल्जियम में तो डच भाषा वाले लोग क्या है? बहुसंख्यक है। लेकिन उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन है? फ्रेंच भाषा वाले। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना हो गया। इसको नोट कीजिए, नीचे वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिएगा। बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ठीक। बेल्जियम में 59% कौन थे? डच भाषा वाले, डच, ठीक। यानी बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक डच हैं, ठीक। 40% कौन है? फ्रेंच। अल्पसंख्यक कौन है? यहाँ पर फ्रेंच है, अल्पसंख्यक। 1% कौन है? जर्मन। इनकी जनसंख्या तो अल्पसंख्यक से भी कम है, ठीक। तो देखिए, ब्रुसेल्स में क्या है? ब्रुसेल्स में इसका उल्टा है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो डच भाषा वाले लोग हैं इनकी जनसंख्या कम है। डच भाषा वाले की जनसंख्या कितनी है? 20%, ठीक। यानी यह क्या है? अल्पसंख्यक है ब्रुसेल्स में। लेकिन पूरे बेल्जियम में इनकी ये बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक। और देखिए यहाँ पर फ्रेंच, ये क्या है? 80% है। और ये कैसे हैं? बहुसंख्यक। कहाँ पर? ब्रुसेल्स की बात करते हैं यहाँ पर, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी पूरे बेल्जियम में तो बहुसंख्यक कौन है? डच भाषी लोग और अल्पसंख्यक फ्रेंच। लेकिन केवल ब्रुसेल्स की बात करते हैं, उसकी राजधानी, वहाँ पर डच भाषी लोग 20% हैं, अल्पसंख्यक हैं, और फ्रेंच भाषी लोग 80% बहुसंख्यक। अब देखिए होता क्या है, पूरे बेल्जियम की बात करते हैं तो जो डच भाषी लोग हैं 59% है, जनसंख्या ज़्यादा है, और फ्रेंच भाषी लोग 40% है, इनकी जनसंख्या कम है। तो धीरे धीरे होता क्या है, इन दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न होता है। किस कारण से? इनकी जनसंख्या तो ज़्यादा थी लेकिन यह कम समृद्ध और शक्तिशाली थे। यानी इनकी जनसंख्या कम थी और फिर भी यह समृद्ध थे और शक्तिशाली थे। बेल्जियम में डच भाषी की जनसंख्या अधिक थी, परंतु वह कम समृद्ध और शक्तिशाली थे। शक्तिशाली का मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से। परंतु अल्पसंख्यक कौन थे? फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी अधिक समृद्ध थे। अब देखिए, इनके बीच में धीरे धीरे 1950 और 60 का दशक आते आते दोनों के बीच में टकराव होने लगा, यानी संघर्ष होने लगे कि एक शक्तिशाली है और हम कमज़ोर हैं। ऐसा क्यों? हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारी चाहे जो भी हो, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। किसका कहना था? डच भाषी लोगों का। इसका भी प्रभाव कहाँ पड़ा? ब्रुसेल्स में भी पड़ा, ठीक। यहाँ पर डच भाषी लोग भले ही कम थे, फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा थे, लेकिन प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला, ठीक। नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए इतना लिखिए, इस चीज़ को उतार लीजिएगा और ये नीचे का लिखिए। चलिए,
आगे देखते हैं 1950 और 1960 का दशक आते आते बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा वाले समूहों के बीच सामाजिक और आर्थिक टकराव बढ़ने लगा जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। अब देखिए 1950 और 60 का दशक आते आते इनके बीच आर्थिक और सामाजिक हितों का टकराव होने लगा, लेकिन यहीं पर दिखाई बेल्जियम ने अपनी समझदारी। यानी उसने समझदारी किस प्रकार से दिखाई, इसके बारे में तो हम बात अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इसने समझदारी दिखाई थी। और कल हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में जिसने समझदारी नहीं दिखाई थी, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन यहाँ पर समझदारी के कारण, बेल्जियम की समझदारी के कारण टकराव होने से रुक गया, यानी संघर्ष और युद्ध होने से रुक गया। ठीक, तो देखिए आज इतना ही रखते हैं। इतना समझ में आया होगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और उसके बाद ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बेल्जियम की कहानी पढ़ा कि बेल्जियम एक यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है जिसका जो था सीमाएँ 4 देशों के साथ लगती हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। ठीक, उसके बाद इसमें 59% लोग डच भाषा वाले हैं, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। बहुसंख्यक कौन है? 59% डच भाषा वाले, अल्पसंख्यक 40% फ्रेंच है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहाँ पर डच भाषी 20% ही हैं, लेकिन फ्रेंच भाषी 80% हैं। यानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा वाले बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक कौन है? डच भाषा वाले। ठीक, तो चलिए इतना समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद कैसे कैसे इनमें हितों का टकराव शुरू हुआ, इसके बारे में हमने देखा। चलिए तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए देखिए, अब हमें 2 देशों की कहानी पढ़नी है, श्रीलंका और एक बेल्जियम। इन दोनों देशों ने किस प्रकार से किया काम कि उनके यहाँ हितों का टकराव भी हुआ, लेकिन बेल्जियम जो था वह समझदारी से काम दिखाया, लेकिन श्रीलंका ने समझदारी से काम नहीं दिखाया। इसका रीज़न ये हुआ कि बेल्जियम में जो भी टकराव उत्पन्न हुए वह शांत हो गए, यानी सब कुछ उन्होंने सही संभाल लिया। लेकिन श्रीलंका ने वहीं समझदारी से काम नहीं दिखाया, उसने सत्ता की साझेदारी का बंटवारा नहीं किया। ठीक, यानी सत्ता की साझेदारी नहीं की, तो इससे क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। उसके बारे में अब हम दोनों कहानी से पढ़ेंगे। यानी सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी थी आपने पढ़ लिया, लेकिन अब इसका एक तरह से एग्जाम्पल हमें पढ़ना है और जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए देखिए, पहले समझते हैं बेल्जियम के बारे में। देखिए बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप का देश, यानी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक, इसकी जो सीमाएं हैं जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस और लक्समबर्ग से लगती हैं। ठीक, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और लक्समबर्ग से लगती हैं।
देखिए जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, या फिर ऐसे लिखिए जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कहाँ लग्जमबर्ग या लग्जमबर्ग। यह जो देश हैं इसके पड़ोसी देश हैं, यानी इसकी सीमा जो है इन सब के साथ साझा होती है। ये सब क्या है? पड़ोसी देश। किसके? बेल्जियम के। ठीक, अब देखिए समझिएगा बेल्जियम की असल कहानी क्या थी। यहाँ थे 2 या 3 प्रकार के लोग। 3 प्रकार कहने का मतलब कि 3 भाषा बोलने वाले। पहले तो थे 59% लोग जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते थे। कहाँ? फ्लेमिश क्षेत्र में। क्षेत्र कितने थे? 59%। एक ऐसी भाषा बोलते थे, ये बोलते थे डच। ठीक, उसके बाद बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे और ये बोलते थे, ये 40% इनकी जनसंख्या थी। जनसंख्या कितनी थी? 40%। ठीक, फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले 59% जनसंख्या थी जिनकी भाषा क्या थी? डच, यानी डच भाषा बोलते थे। यह भाषा है, ध्यान रखिएगा, डच भाषा बोलते थे। बेलोनिया क्षेत्र में 40% जनसंख्या रहती थी जो कैसी भाषा बोलती थी? फ्रेंच भाषा, जो फ्रेंच भाषा बोलती थी। ठीक, उसके बाद 1% बची हुई जनसंख्या, इसका अलग भाषा था, जर्मनी भाषा। ठीक, यानी जर्मन भाषा। 1% जनसंख्या जो थी इसका भाषा क्या था? जर्मन। ध्यान रखिएगा। यानी बेल्जियम की कहानी क्या है कि यह पहले यूरोप का, इतना ध्यान रखिए कि यूरोप का एक छोटा सा देश है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद इसमें 3 समूह थे या फिर 3 भाषी लोग थे। जैसे देखिए, ये असल में इसका तो मैं फैन नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए देखिए, ये वाला जो ऊपर का एरिया है, यहाँ क्या है? ये राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अभी हमें इसकी भी कहानी पढ़नी है, ब्रुसेल्स के बारे में थोड़ा सा बस जानना है एक लाइन में। देखिए ब्रुसेल्स हो गया। उसके बाद यह पूरा जो एरिया है, यानी ब्रुसेल्स सहित यह पूरा एरिया क्या कहलाता है? फ्लेमिश। क्या कहलाता है? फ्लेमिश। अब देखिए, यहाँ ब्रुसेल्स में अभी हम बात करेंगे, इसमें दोनों जैसे भाषा बोलने वाले लोग थे। और नीचे का क्या है? बेलोनिया। ये फ्लेमिश है और नीचे का क्या है? बेलोनिया। ठीक, ये कौन सा क्षेत्र है? बेलोनिया। बेलोनिया। अब देखिए, जो फ्लेमिश बोलने वाले, फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले लोग